अजलान बख्त रुक जाओ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, रहम करो मुझ पर। वो सर झटकता अनसुना हो गया, आवाज़ों से दूर हुआ इनसे। वो सर झटकता उन आवाज़ों से दूर हुआ। एक आंसू आंख से गिरा जिसे महारत से छुपा गया। नमकीन पानियों से भरी आंखें लिए वो पुलिस स्टेशन से निकला और सीधा कब्रिस्तान गया, जहाँ 2 कब्रों के आगे खड़ा हुआ। एक आलम शाह की थी और साथ उनकी अहलिया समरीन बेगम की थी। बाबा, वाकई आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए। मैं शायद ताउम्र औरत ज़ात से नफ़रत करता और ये खला ताउम्र रहता मेरे अंदर अगर आप मेरी मामा से शादी ना करते। आप दोनों ने मुझे मुकम्मल किया। समरीन मामा ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बाबा, आप बहुत अच्छे थे, मैं आप जैसा नहीं बन सका। देखें क्या कर दिया मैंने उस लड़की की तौहीन की बाबा, जिसने मुझे समेटा, मेरी वहशतों को अपने अंदर उतारा। मैं उसकी कदर ना कर सका बाबा, मैं जालिम बन गया। मैं 2 औरतों का गुनहगार हूँ। सुमन से जुदा होकर शायद माफ़ी पा लूँ, पर क्या नेहा मुझे माफ़ करेगी? उससे कैसे माफ़ी मांगूँ? बताएं ना बाबा, कैसे मांगूँ माफ़ी? कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का किया उसने। फिर माँ बाप की कब्र पर फातिहा खानी के बाद नेहा की कब्र पर आया और उससे माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी देर माफ़ी मांगता रहा, फिर फातिहा खानी करके उठाया। आज काफ़ी हद तक खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर आकर सुमन से बात करके उसका फ़ैसला भी जानना चाहता था, पर वो इतना पुरसकून होकर बच्चों के साथ सो रही थी कि उसकी हिम्मत ही ना पड़ी उसे उठाने की। अपने कमरे में आकर वो भी सो गया। 3 दिन के बाद कोर्ट में पेशी थी निमरा खान की। जिस दिन उसे कोर्ट ले जाना था, औरतों ने जूते मारे थे उसे। अजलान शाह के हुक्म के मुताबिक किसी पुलिस वाले ने ज़्यादा बचाने का तरद्दुद नहीं किया था। उन औरतों को भरपूर मौका दिया गया था मरने का, क्योंकि वो चाहता था कि ये औरत अपना ज़वाल देखे, महसूस करे उस ज़िल्लत को जिससे उसने बहुत से लोगों को गुजारा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया तंग पड़ रही थी उन लोगों पर। कई और केस चल निकले जिसमें बहुत सारी नई हीरोइनों ने दाऊद सिद्दीकी और साद मलिक के काले करतूत खोले थे, जिसमें सरे फहरिस्त हरासमेंट था। निमरा खान चीखें मारने लगी कोर्ट में, क्योंकि जहन पर अभी तक वो जूते और गालियां सवार थीं। एक औरत उस तक पहुंचकर मुंह पर कालक तक लगा गई उस भीड़ में। इस कालक को साफ तो वो कर चुकी थी फातिमा के दिए गए रुमाल से, पर एहसास अब भी चेहरे पर मौजूद था, शदीद जिल्लत का एहसास। ये वही औरतें थीं जो आज़ादी के नारे लगाने को घर से निकल पड़ती थीं। सोशल मीडिया ने बेइंतहा ट्रोल किया इस बदनामी को। अजलान शाह खुद तो उस औरत को जहर तक नहीं दे सकता था, पर उसके लिए एक ऐसी सज़ा मुंतखब की कि वो जेल में बैठी अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाती। एक फीमेल कांस्टेबल उस पर बने मीम्स, उसकी फहाशी के ट्वीट उसको दिखाकर ज़हनी टॉर्चर करके आई थी। सही मायनों में वो दीवारों पर सर पटकने लगी थी। खुदारा मुझे रस्सी दो, मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। वो हाथ जोड़े इल्तजा कर रही थी। सब गूंगे बहरे बन गए थे उसकी इस इल्तजा पर। सलाखों पर सर पटकती तो कभी माथा पीटने लगती। हर जगह उसे महानूर हंसती हुई नजर आती, उसका मजाक उड़ाते हुए। फिर किसी वक्त महानूर रोने लगती और उसे अपनी तकलीफ़ों का जिम्मेदार कहने लगती और उसका गला दबाने को आगे बढ़ती, जिस पर वो चीखने चिल्लाने लगती कि बचाओ मुझे, प्लीज़ बचाओ, मुझे मार डालेगी ये। वो चीख चीख कर सर पर उठा लेती पूरे सर को। किसी वक्त चुप ना होती तो फातिमा उस पर हाथ उठाकर चुप करवाती। वो नीम पागल सी हो गई थी, फिर भी जेल में ही रखा गया था उसे। साद मलिक का कोई पता न था कि नैब ने उसे कहाँ गायब किया है। अजलान शाह घर बैठा टीवी पर देखता रहा जब निमरा खान को जूते मारे गए या कालक लगाई गई थी उसके मुंह पर, क्योंकि अगर उसके सामने ये होता तो शायद बर्दाश्त ना कर पाता, इसलिए वहाँ था ही नहीं वो। कम फोर्स रखी गई, जानते हुए भी कि हालात ये रुख इख्तियार कर सकते हैं। उसी लम्हे सुमन वहाँ आकर बैठी और खुद ही बोली, ऐसा लगता है जैसे पुलिस खुद चाहती है इस औरत के साथ ये सब हो। ऐसा ही है ना, है ना? सुमन ने यकीन से कहा। शायद, अजलान शाह ने कहा और होंठ भींच गया। उस लम्हे उसने बाज रखा था खुद को कुछ भी कहने से। वैसे ये डिज़र्व करती है ये सब, अजलान ने लम्हे भर चुप होने के बाद कहा था। अच्छा, सुमन ने कहा। दोनों की नज़र टीवी पर मरकूज थी कि अचानक अजलान बोला, तुमने अपना फैसला नहीं बताया अभी तक सुमन। कुछ लम्हे उसे बगौर देखने के बाद वो सख्त और मजबूत लहजे में बोली तो उसका अंदाज बहुत कुछ बावर कराता हुआ था। पहले ज़हनी अज़ियत देकर, अब रिहाई की नवीद देकर महान बनना चाहते हो अजलान शाह, तो माफ़ करना, मैं खुदगर्ज़ नहीं हूँ तुम्हारी तरह। बच्चों को माँ का प्यार देकर अब उनसे दूसरी माँ छीनने की मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, जबकि पहले ही खुदा ने उनसे एक माँ छीन ली है।
इसलिए बच्चों को हम दोनों की ज़रूरत है। माँ बाप की मोहब्बत पाना उनका हक है, समझे? और उनका ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता, न मैं न तुम। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, समझे? वो उठने लगी तो वो उसका हाथ थाम गया। प्लीज़ बैठ जाओ। आज उसका अंदाज इस्तेहकाक भरा नहीं था, इसलिए अजलाल शाह के कहने पर वो बैठ गई उसके साथ। सुमन, मैं जो कुछ नेहा के साथ कर चुका हूँ, मुझे एहसास हो चुका है अच्छी तरह उसका। वो मेरा और नेहा का मामला था, जिसकी सफाई तुम्हें देना सरासर तौहीन होगी मेरे और नेहा के ताल्लुक की। आज के बाद कभी तुम ये ख्याल दिल में मत लाना कि मुझे तुम्हारे आगे शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारी बहन थी, उसे रोक लेती, मुझसे बदजन कर देती, दूर कर देती उसे मुझसे, अपना इख्तियार इस्तेमाल करके मुझे सज़ा दे देती। उसकी ज़िंदगी थी तो फिर जायज़ बात थी। तुम उसका इंतकाम लेने का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं रखती। आज के बाद इस हवाले से मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज़ादी की नवीद दे चुका हूँ। अगर तुम नहीं आज़ाद होना चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी। उसका अंदाज लठ मार लगा, जिस पर चिढ़कर सुमन जल्दी से चिढ़कर बोली, समझते क्या हो तुम खुद को? उसकी बात काट कर बोला, एक मिनट, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो पहले। वो उसे देखती रह गई उसके असली दो टोक अंदाज पर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सारी गलती मेरी थी जो कुछ हुआ। वो हैरान हुई। मैंने सोचा था कि इस बात को अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, पर मुझे लगता है तुम्हारा जानना ज़रूरी है कि तुम्हें मुकम्मल हकीकत से आगाह करूं। हाँ, ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं नहीं समझा नेहा को, नहीं समझा कि उसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है, क्योंकि उसकी सज धज ही ऐसी थी पहली मुलाकात में, जबकि मुझे पहली नज़र की मोहब्बत तुमसे हुई थी। मुझे तुम छोटी और वो बड़ी बहन लगी। ज़रूरी ऑफिस से बुलावा आया था, जो मैं जल्दी में अपनी माँ को कह गया कि मुझे छोटी के साथ रिश्ता करना है। यही मेरी गलती थी। लम्हे भर को सांस लेने के लिए वो रुका। शायद लंबी मुसाफत की थकन थी इस एतराफ़ में, इसलिए लंबा सांस खारिज करता दोबारा गोया हुआ, निकाह के बाद मुझे पता चला कि तुम वही थी जिससे मेरा रिश्ता होना था। मैं तुमसे इश्क करने लगा था। तुम्हें साली के रूप में देखकर मैं एक खौल में सिमट गया। नेहा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय खसारे और वहशतों के। वो मासूम तो वो भी अपने दामन में समेटने को तैयार थी। वो बहुत अच्छी और मासूम थी। गलत मैं था। काश किस्मत और तकदीर पर भरोसा करता तो ये सब ना होता। काश मैं किस्मत का लिखा समझ कर ही मान लेता, या यही सोच लेता कि तुम्हारी बहन है, तुम्हारी खुशबू भी उसमें बसती है। यही सोचकर सब्र कर लेता तो शायद आज ये सब ना होता, अपने इश्क के आगे शर्मिंदा ना होता। अगर नेहा को बेइंतहा प्यार देता तुम्हारी बहन सोच कर ही, तो कम से कम यूं मिलती तो तुम्हारे आगे सुरखरू होता, तुम्हारी नज़र में मेरी इज्जत होती। ये सोचकर कि जितना वक्त भी मेरी बहन उसकी बीवी रही, बहुत खुशियाँ दी इस शख्स ने। काबिल मोहब्बत ना सही, कम से कम काबिल इज्जत तो समझती तुम मुझे, और मैं तो वो भी हासिल ना कर सका। देखो कितना बदनसीब हूँ ना, यूं अपने इश्क के आगे शर्मिंदा हूँ, और जानता हूँ तुम कभी मुझे इज्जत नहीं दे सकती और ना मोहब्बत। मेरी बदकिस्मती देखो, जो दुख मैंने तुम्हारी बहन को दिए वो तुम कभी नहीं भूलोगी। उसकी डायरी पढ़ने के बाद मेरे इश्क को मुझसे यूं ही मिलना था, यूं ही मेरे खुदा ने मेरे नसीब में लिखा था। इस आजमाइश के बाद मैं अपनी आजमाइश में बुरी तरह फेल हो चुका हूँ, जानता हूँ। काश इंसान में थोड़ा सब्र होता और अल्लाह पर कामिल यकीन, तो आज मैं तुम्हारे सामने सुरखरू होता, ना कि यूं सर झुकाए मुजरिम बना खड़ा होता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेबसी समझा ही नहीं सकता। नेहा को अपने निकाह में लेने के बाद जो मुझ पर गुजरी, किस रो में आकर मैंने वो सब किया और क्यों किया, या गलत को सही समझकर क्यों किया, मैं ये कभी नहीं समझ सकता। और ये सवाल हमारे बीच रहेगा, जिसकी सफाई देना मेरे बस से बाहर है। जिस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब समझ आए, तुम खुद आओगी मेरे पास। और याद रखना, मैं कभी अब तुम्हारी तरफ बढ़कर तुम्हें और कोई भी अजियत देने का सोच भी नहीं सकता। ये रिश्ता और इसकी डोर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। तुम जिस तरफ चाहो जब चाहो मोड़ सकती हो, तुम्हें इख्तियार है। बच्चों की माँ तो तुम बन चुकी हो और वो तुम रहोगी। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक हमेशा सवालिया निशान की तरह ही रहेगा हमारे बीच। सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम बच्चों के सामने ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे उनको ये महसूस हो कि उनके माँ बाप में किसी किस्म की रंजिश है, या उनके रिश्ते में कोई अब नॉर्मेलिटी है। वो चुप हो गया तो वो उसे देखती रह गई, जिसके चेहरे पर झूठ का शुबा ना था। सुमन के दिल ने गवाही दी कि वो एक एक लफ्ज़ सच बोला है।
फिर भी उसके पास देने को एक लफ्ज़ तसल्ली का ना था उसे। सॉरी अज़लान शाह, मेरे पास देने के लिए तुम्हें एक लफ्ज़ भी तसल्ली का नहीं। शायद किसी और के मुंह से सुनती तो एक लम्हे के लिए अफसोस ज़रूर होता कि जो तुम्हारे साथ हुआ बुरा हुआ, पर यकीन मानो जो मेरी बहन के साथ हुआ वो अजियत मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरा उसके साथ खून का रिश्ता था, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसका दर्द मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ। मैं तुम पर उस इश्क की दुहाई ममनू करती हूँ। ये रिश्ता हमारे बीच हमेशा सवालिया ही रहेगा। वो शिद्दत से कहती उठकर चली गई। वो उसे जाता देखता रह गया, पर आज दिल से बोझ उतर गया था अपनी सारे दिल की बातें करके। तुम्हें ये पाकिस्तान भेजना है, सारिम ने कहा। जलीना ने महानूर के लिखे सफ़े देकर उन इन सफ़ों के पन्नों में क्या लिखा है जलीना, सारिम ने पूछा। तुम मत पढ़ना बस, जलीना ने कहा। पर क्यों, सारिम ने हैरत से पूछा। खुद को अजियत दोगे किसी का लिखा दुख पढ़कर, जलीना ने कहा। प्लीज़ जलीना, पढ़ने की इजाज़त तो दो, सारिम ने कहा। फिर खुद पछताओगे। तुम्हारी कही एक बात की वजह से सुल्तान ने यह मान लिया कि उस दिन शॉपिंग मॉल में हमला किसी की साजिश है। काश तुम शक ना डालते सुल्तान के दिमाग में, जलीना ने शिद्दत से कहा। जब से उसे सारिम ने बताया कि उसने खुद को बचाने के लिए एक शक डाला है सुल्तान के मन में, तब से जलीना हैरान थी। इसका मतलब जो एक गद्दार मेंशन में था वो सारिम ही था। तुमने खुद कहा था जिस दिन सुल्तान का ये मेंशन तबाह होगा उस दिन मुझे और मेरे इश्क को मानोगी, तो मुझे तो तैयारी करनी थी ना उसे ख़त्म करने की। साथ खौफ भी था कि अगर सुल्तान बच गया तो मुझ पर शक ना पड़ जाए, सारिम फिक्र से बोला, उसके सामने दो जानू बैठकर। तुम्हारा इश्क इतना खुदगर्ज क्यों हुआ सारिम? मैं ऐसे इश्क को खुद पर ममनू समझती हूँ जो किसी और की अजियत का बाइस बने। देख लो जाकर, महानूर को अधमुआ कर चुका है वो सुल्तान। महानूर को अधमुआ कर चुका है वो सुल्तान। सारिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुफ है तुम पर, अफसोस है तुम्हारे इस इश्क के दावे पर। वो उसके कंधे से धक्का देती उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गई और खुद उठ खड़ी हुई। वो उसे जाता देखने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने नॉब पर हाथ रखा और बोली, पाकिस्तान सही एड्रेस पर ज़रूर भेजना इसे, समझे? जलीना ने दो टोक हुक्मिया लहजे में कहा। ये अकड़, ये गरूर, ये इत्मीनान उसे सारिम ने ही दिया था, जो उसको इस्तेमाल उसी पर कर गई थी। वह इस बात में सर हिला गया और वो वहाँ से चली गई। वजदान मलिक उदास सा बैठा था बेडरूम में। जब मुलाजिम ने आकर उसे अज़लान शाह के आने की इत्तला दी, उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का कहकर वो कमीज़ के शिकन दुरुस्त करके बाहर निकला। अज़लान शाह हैरान हुआ। इतना भरपूर मर्द इस कदर निढाल और बेहाल लगा था उसको। जिसकी ड्रेसिंग हमेशा बाकमाल होती थी वो इस कदर बेजार लगा ज़िंदगी से। खैरियत आज यहाँ? वजदान ने पूछा। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, न तुम्हारे ज़ख्म उधेड़ना चाहता हूँ वजदान, पर मुझे लगता है ये तुम्हारा हक है कि तुम जानो कि ये सब किसने किया, किस तरह तुम्हारे भाई को मारा गया। अज़लान शाह ने बाहरी लहजे में कहा। वलीद शाह के दिए सबूत में टूटा मोबाइल, टूटा चश्मा वगैरह के साथ वो फाइज की जैकेट और पिन और पेन दोनों उठा लाया था। उसका पेन तो नॉर्मल पेन था, पर पिन में हिडन कैमरा लगा हुआ था जिसमें सब रिकॉर्ड हुआ था। फिर अज़लान ने यूएसबी लगा कर दिखाया। वजदान मलिक देखता रह गया। सुल्तान शेख ने किया इस लड़की के हाथों, वो तड़प कर बोला। सुल्तान शेख ने करवाया इस लड़की के हाथों, वो तड़प कर बोला और आंसू आंखों से बहे थे। वजदान, ये लड़की मेरी बहन है, यकीन मानो। देखो वो खुद तड़प रही है, क्योंकि सुल्तान के शिकंजे से उसे फाइज ने बचाया था। बदले में सुल्तान ने उसी लड़की को बंदूक देकर खुद मारा है। सुल्तान को हम नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ मेरी बहन को कभी गलत मत समझना, क्योंकि वो खुद मजलूम है, उसके साथ भी जुल्म हुआ है वजदान, वो मासूम है। अज़लान शाह जाने क्यों उसे इतना बता बैठा कि वो उसकी बहन है। वो अपनी बहन की सफाई दे बैठा, जिस पर वजदान उसे देखता रह गया और कुछ देर बाद बोला, आओ कुछ दिखाऊं तुम्हें। वो पहली दफ़ा उसके घर के अंदर जा रहा था। लाउंज से होता सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर एक कमरे का दरवाज़ा खोला जो मुकम्मल रोशन था। उस कमरे की बेइंतहा रोशनी ने अज़लान की आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब चारों तरफ महानूर की तस्वीरें लगी दिखीं। कुछ उसकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स थीं जिसमें दो चुटिया बनी हुई थी, कहीं किसी स्टाइल में और कहीं किसी पौधे के पास खड़ी, कभी गार्डन में बैठी, कभी पानी पीती, कहीं कुछ खाती हुई। वो दंग रह गया। अज़लान के अल्फाज गुम हो गए थे ये सब देखकर। इससे पहले वो कुछ कहता, एक आवाज़ अचानक कमरे में गूंजी। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? प्लीज़ कॉल तो उठाएं। ऐसी भी क्या मसरूफियात जो कॉल ही नहीं उठा रहे।
चलो कोई बात नहीं, जो बात मैं आपको कॉल पर कहने वाला था ना, अब इस वॉइस नोट में कह रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिए और हमेशा याद रखिएगा। भाई आप हमेशा कहते हैं ना कि जो भी कहना खुद कहना, अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताया करो, क्योंकि किसी और के मुंह से सुनने के बाद शायद वो एहसास खत्म हो जाए उस हकीकत का जो किसी अपने के मुंह से सुनने के बाद होता है। इसलिए अपने दिल की बात मैं खुद आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कुछ कहूँ, कैसे कहूँ भाई, मेरा इश्क मुझे मिल गया है आखिरकार, पर ऐसी जगह दोबारा मिला है कि मत पूछें। वो पाकिस्तान आ जाएगी, मैं मिशन के कंप्लीट होने के बाद आऊँगा, उसे अपनाऊँगा। मैं अपने इश्क से दस्तबरदार नहीं हो सकता भाई। प्लीज़ भाई मेरी कैफियत को समझने की कोशिश करें। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। अजलान शाह साकित होकर सुन रहा था। जबकि वजदान कितनी दफ़ा सुनने के बावजूद हर बार पहले की तरह सुना करता था उसके आखिरी वॉइस नोट को। फिर वही आवाज़ गूंजने लगी कमरे में। भाई आपको फ़र्क पड़ेगा उसके पास से, पर यकीन करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब जानने के बाद कि वो नहीं रही जैसा किसी भी लड़की को होना चाहिए। मतलब प्लीज़ भाई समझ लेना, जो मैं उसके लिए नहीं कहना चाहता, वो नहीं रही वैसी जैसा किसी भी लड़की को होना चाहिए। मतलब प्लीज़ समझ लेना भाई, जो मैं उसके लिए नहीं कहना चाहता वो आप भी कभी मत सोचिएगा। वादा करें आप उसे देखेंगे तो मेरी नज़र से, प्लीज़ भाई मेरे लिए, प्लीज़ दुनिया के हिसाब से उसे जज नहीं करेंगे। मेरे इश्क की मैं खुद इज़्ज़त करता हूँ और सबसे उसकी इज़्ज़त करवाना भी चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहली शुरुआत मैं आपसे करूँगा। प्लीज़ आप उसे वो मान और इज़्ज़त देंगे जो मैं उसे देना चाहता हूँ भाई मुझे अभी वक्त लगेगा पाकिस्तान आने में और उसे अपनाने में। वादा करें मेरी गैर मौजूदगी में आप उसका ख्याल रखेंगे। प्लीज़ भाई वादा करें। पता नहीं उसके अपने घर वाले उसे अपनाएंगे या नहीं, पर आप वादा करें आप उसका ख्याल रखेंगे, उसे तन्हा मत छोड़िएगा। प्लीज़ मेरे वापस आने तक सिर्फ। देखें चीफ़ को कॉल कर रहा था, वो भी नहीं उठा रहे। अब आप भी, वैसे सोचा था उसे खुद पहुंचाऊंगा पाकिस्तान की सरजमीन पर अजलान सर ने कहा है वो उसे खुद रिसीव करेंगे। फ़िलहाल उनके कज़न वलीद शाह रिसीव कर लेंगे। प्लीज़ भाई फिर से कहता हूँ कि उसका ख्याल रखिएगा, उसे अकेला मत छोड़िएगा, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उसने सुल्तान की बहुत ज़्यादा अजियत सही है। प्लीज़ भाई आपसे इल्तजा है उसका ख्याल रखिएगा। भाई इस वक्त वो बेहोश बेड पर पड़ी है, देखें किस कदर अजियत में है वो अभी भी। उसका मासूम चेहरा उस पर गुजरी दुख और तकलीफ़ को वाज़े कर रहा है। भाई इस चेहरे को मैं हंसते हुए खिलखिलाते हुए हमारे आंगन में देखना चाहता हूँ। हमारा मकान तब घर बनेगा जब मेरे साथ उस आंगन में वो भी खिलखिलाएगी, और इस सब में आप मेरा साथ देंगे ना? कहीं आप भी तो उसके खिलाफ नहीं हो जाएंगे दुनियादारी का सोचकर? प्लीज़ भाई उसे मेरी नज़र से देखिएगा। जब मेरी नज़र से देखेंगे तो वो आपको दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगेगी। भाई अपना और इसका ख्याल रखिएगा। ओह लगता है इसे होश आ रहा है। अल्लाह हाफिज़ भाई, आई लव यू सो मच। अजलान शाह की आंखें नम हुई, ये सोच कर के फ़ाइज़ भी इस इश्क की दुनिया का बासी निकला। ऐसा इश्क क्या कभी किसी ने पहले किया होगा भला? इश्क इज़्ज़त, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के साथ मोहब्बत देता है तब मुकम्मल होता है। वाकई उसका इश्क मुकम्मल था। आज सुल्तान के हुक्म पर उसके कमरे में आई थी मानूर। उसके जिस्म से सुल्तान के नाम का टैटू हटा दिया गया था, उसकी जगह कुछ और डिज़ाइन बन चुका था उसके जिस्म पर। यह ज़ख्म नया सुल्तान ने दिया था उसे। वो नॉक करके अंदर आई और सर झुकाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो एक गुलाम हो। उसकी आंखें आज भी वीरान और खाली सी थीं। सुल्तान बगौर उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई मलाल ना था। वो सुल्तान की मलका का नाम छीने जाने का दुख उसके चेहरे पर देखना चाहता था, क्योंकि सुल्तान की मलका बनना बहुत बड़ा एजाज़ था उसके नज़दीक। इस मेंशन में जो दूसरी औरतों से बर्तरी का एहसास जगाता था किसी भी लड़की के अंदर, शायद वो मलाल देखने का मुतमन्नी था या कोई और। महानूर के सर्द तासुरात उसके ज़ब्त का पता दे रहे थे। वो उसकी आंखों में छुपी नफ़रत अच्छे से देख सकता था। सुल्तान ने जो महसूस की थी नफ़रत, जैसे महानूर को अंदाज़ा हुआ कि सुल्तान बगौर उसकी आंखों में देख रहा है, वो नज़रें झुका गई। शायद वो ये तासुर भी छुपा कर रखना चाहती थी उस जालिम और वहशी से। उसका गुरेज सुल्तान को बुरा लगा। जाने क्या हुआ कि सुल्तान ने उसे बेड पर आने का हुक्म दिया, जिस पर अमल करके वो बेड के कोने पर टिक गई। नज़रें अब भी झुकी थी। वो सिगरेट पी रहा था।
जाने क्या हुआ कि सिगरेट उसकी बरहना टांग पर मसल दी। सुल्तान ने एक आह सी निकली थी उसके होंठों से, पर वो जब्त करके होंठ काटने लगी ताकि आवाज़ ना निकले। फिर भी हर एहसास से चेहरा आरी था उसका। आज ना भीख मांगी, ना रहम मांगा, ना तर्स की उम्मीद रखी थी उसने। वो अपने अकड़ और गरूर में क्या जान पाता कि वो अपना हर दर्द और अजियत सफ़े पर लिख कर खुद को कहीं दूर दफना आई थी। फिर जिंदगी की रमक की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ ना था। दो और सिगरेट सुलगा कर उसने एक उसके हाथ पर मस ली और दूसरी उसके कंधे पर। वो सिसकी ज़रूर थी, पर ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना बोली। सुल्तान को वो लम्हा याद आया जब वो आखिरी दफ़ा धीमा सा मुस्काई थी, जब वो उसे मॉल ले जा रहा था। सारा रास्ता कभी वो मुस्कुराती और कभी दुखी हो जाती। अजीब कैफियत से दो चार थी वो उस दिन। सुल्तान को जाने क्यों ये सब याद आ रहा था। अब के उसे कहा कि आउट। वो उठकर जाने लगी कि अचानक सुल्तान ने उसका हाथ थामकर रोक लिया। उसकी कलाई को झटका दिया तो वो उस पर आ गिरी और उस पर अपना कंबल डालकर उसे खुद से लगा गया। फिर उस पर जाने के सारे रास्ते मुकम्मल तंग कर गया। अपनी ज़रूरत पूरी करके उसने उसे ज़मीन पर धक्का दे दिया। वो फिर भी कुछ ना बोली उससे। ऐसा लगता था महानूर ने उसे जिच करने की कसम खा रखी थी। वो वाकई उसे अच्छा खासा जिच कर चुकी थी। सुल्तान क्या कहता उसे या कैसे बताता कि उसे तो औरत निछावर पसंद होती थी, ना कि यूं सड़े हुए मुंह बनाकर बर्फ़ की सिल की तरह बनी औरत उसके लिए कोई कशिश नहीं रखती। अब के वो गुस्से से बोला, 3 दिन बाद तुम मेरे साथ पाकिस्तान चल रही हो, वहाँ चलकर तुम मेरा एक काम करोगी। इनकार किया तो ऐसी अजियत दूंगा कि याद रखोगी। याद रखना, सुल्तान को तुमसे अब सिर्फ नफरत है, शदीद नफरत। अब 3 दिन बाद अपनी मनहूस शक्ल दिखाना, निकलो यहाँ से। वो नफरत से कहता उसे जाने का हुक्म दे गया। होंठों से हराम जाम लगा गया जब्त करता हुआ। वो कुछ देर के बाद वो कमरे से निकल गई बगैर कुछ कहे। वो उसके शिकस्ता कदमों से उसे जाते हुए बस देखता रह गया पीछे से।